हेलो टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 17 फरवरी और 18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। ड्यू टू सम रीज़न या कह सकते हैं लापरवाही की वजह से वो लीक हो गया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत वो कैंसिल भी हो गया है। लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इन बच्चों की उम्मीद पर पानी तो फिर ही गया था। बट यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि विद इन 6 मंथ्स यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है फिर से होगा, यानी 6 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम कराएंगे। यानी 6 महीने का अब आंकड़ा अगर हम लोग लेके चले मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 17 अगस्त से 18 अगस्त तक ये एग्ज़ाम खिंच सकते हैं। मतलब अगर ये 17 फरवरी को और 18 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है तो 6 महीने जोड़ने पर आएगा 17 अगस्त से 18 अगस्त। मेनली अगस्त में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अभी अच्छा खासा महीना है, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च ख़त्म ही है, फिर अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये महीने रहेंगे तैयारी करने के लिए, अगर ये ऑफिशियली मतलब अपनी बात पर अड़े रहते हैं, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो। अब ये देखा जाए, देखो मई में क्या होता है, बहुत सारे यूपी से रिलेटेड एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, जैसे यूपी बोर्ड सबसे बड़ा तो यूपी बोर्ड है। अब उसमें देखो मई तक क्या होगा, इसके रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे और यहाँ तक तो फिर सबको पता है इलेक्शन भी पूरे तरीके से हो जाएंगे, आधे मई के बाद इलेक्शन पूरी तरीके से हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से उम्मीद लगा सकते हैं कि जून में यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम फिर से कराए जा सकते हैं, क्योंकि अब उसने अगस्त कहा है गवर्नमेंट ने, आयोग ने, तो अगस्त तक ही उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने तो अगस्त एकदम फाइनल मतलब कहा है कि फाइनल अगस्त है, उससे पहले पहले कभी भी कराए जा सकते हैं। तो हम लोग एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि जून में हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो जुलाई तक हो सकता है। ठीक, हालांकि उसने लिमिट, जो आयोग है उसने लिमिट अगस्त तक रखी हुई है, यानी यहाँ तक पेपर होने के चांसेस हैं। और उसके बाद पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है, चाहे वो इससे पहले भी करा सकती है, बट उम्मीद भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था। तो 1 साल 2 साल फिर 2.5 साल करते करते लंबा टाइम खिंच गया था। वो डिपेंड करता है आयोग के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। फिलहाल हम लोग देखते हैं 4 महीने या 3 महीने मेनली निकाल सकते हैं हम लोग, प्रॉपर 3 महीने हम लोग के पास तैयारी के लिए। यानी अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम लोग के पास 3 महीने पूरे पड़ते हैं। तो ये हो गया कुछ नोटिफिकेशन। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड बहुत से तुम लोग थंबनेल देखोगे कि इसमें फॉर्म का एडिट करेंगे या नहीं करेंगे, या जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, नए बच्चे क्या भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो जितने भी यूट्यूब में वीडियो लिखे उस पर रिलाई ना करना, मतलब उस पर भरोसा ना करना। क्या होता है, जो गवर्नमेंट, जब आयोग ये पेपर फिर से निकालेगी, वो खुद ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, यानी उससे पहले कोई भी कुछ कहे उस पर भरोसा नहीं करना है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी उस पर ही रिलाई करना है। फॉर्म भरना है नहीं भरना है, या जो पुराने बच्चों ने फॉर्म भरा है वही भर सकते हैं, या नए बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जितना भी होगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगी उस पर ही भरोसा करना। बाकी जितने भी वीडियोस होंगी इधर उधर से, कोई भी अफवाह पर ध्यान ना देना। अब आते हैं इसके पैटर्न को देख। अब क्योंकि 3 महीने का टाइम है अच्छा खासा, 3 महीने अगर ध्यान से तैयारी की जाए तो बहुत होता है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई थी, तो एक बार वो फिर से पैटर्न देख लें कि अगर पेपर अब की बार हो तो एज ए वीपन तुम्हारे पास सारी चीज़ होनी चाहिए, बस पेपर में जाके उसको अटेम्प्ट करना है और पेपर क्रैक कर देना है, क्योंकि अगली बार क्या पता कब ये वैकेंसी निकले। पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास 150 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 150 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास। ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो कितने नंबर बन गए पूरे, तुम्हारा पूरा पेपर होगा 300 नंबर का। इतनी बात क्लियर। अब ये 300 नंबर जो होंगे तुम्हारे, ये जो 300 नंबर होंगे वो कितने घंटे का होगा पूरा पेपर, 2 घंटे में। यानी 2 घंटे में तुम्हें 150 प्रश्न करने होंगे, जिसमें से तुम्हें 300 नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब इसको भी कैटेगराइज किया गया है। मेनली तुम्हारे पास 4 पोर्शन दिए गए हैं। पहला पोर्शन है तुम्हारा सामान्य ज्ञान का। इसको भी अच्छे से डिटेल में नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सिलेबस, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी आ जाएगा। उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता। और उसके बाद आखिर में रहेगा, अच्छा इसको ही तुम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हो, या ओवरऑल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैथ पढ़ दोगे, मैथ ही। 4 नंबर हो जाएगा तुम्हारा फिर से मानसिक योग्यता। 4th नंबर तुम्हारा हो जाएगा मानसिक अभिरुचि, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता, इसको ही हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। ठीक, यानी ये होगा, ये है तुम्हारा कैटेगराइजेशन कि क्या क्या यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है।
अब ये सब मिला के पूरे बनते हैं 150 प्रश्न और 300 अंक। 300 अंक। और टाइम तुम्हें कितना दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ, या कहें अच्छा खासा 2 घंटा। अगर आता होगा तो 2 घंटे बहुत है, नहीं आता है तो 2 घंटे भी कम है। नेगेटिव मार्क की बात करते हैं। नेगेटिव मार्क्स की, नेगेटिव मार्क्स जो होगा वो तुम्हारा होगा 0.5 नंबर, यानी आधा नंबर गलत उत्तर देने पर कट जाएगा एक सही आंसर का। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि क्या किससे पढ़ें, बुक कौन सी हो। तो देखो, बुक से पहले एक सजेशन देना चाहेंगे कि पहले सेल्फ स्टडी कर लेना। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? चाहे तो अगर कोचिंग में पढ़ रहे हो आप तो कोचिंग से पढ़ लेना, यूट्यूब पे रिलाई करते हैं, यूट्यूब पे भरोसा करते हैं, यूट्यूब से पढ़ लेना। हालांकि इस चैनल पे जुड़े रहना, इस चैनल पे इससे रिलेटेड जितनी भी सामान ज्ञान होगी वो पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक, इस चैनल पर जुड़े रहना, पूरी सामान ज्ञान जितना भी पॉसिबल हो सकेगा, यूपी कांस्टेबल में आने के जितने चांसेस होंगे इस टॉपिक से, वो यहाँ पर पूरे कराए जाएंगे। तो इसको तो छोड़ ही दो। और अगर हाँ स्टैंडर्ड बुक पढ़नी तो उस बुक की भी बात बता रहे हैं। बुक क्या होता है, बहुत से बच्चे डायरेक्टली बुक पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे बहुत ही सारे फैक्ट होते हैं जिसको रट नहीं पाते हैं वो, तो इस हिसाब से हिस्ट्री वो भूल जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस भूल जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, या जीएस हो गई, है जनरल साइंस जिसको कहेंगे, तो ये सब भूल जाते हैं वो, क्योंकि वो डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर होता नहीं, डायरेक्ट बुक उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। पहले तुम लोग क्या करना, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर रहता है तो जो फैक्ट्स होते हैं वो अपने आप ही याद होने लगते हैं। ठीक, तो रटने से अच्छा है कि कंसेप्ट पहले तैयार कर लेना, उसके बाद फैक्ट रटना चालू करना। और कंसेप्ट कैसे तैयार करोगे, इस चैनल पर जुड़े रहना, सामान्य ज्ञान का पूरा पोर्शन करा दिया जाएगा, फिर उसके बाद तुम बुक पढ़ सकते हो। दूसरी बात, अब बुक देख लो। बात करें पहले सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट तुम लोग को पता ही होगा, ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज करके एक बुक आती है, स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कौन सी बुक है। ये बुक हो गई एक। और बुक लेना चाहते हो तो वन लाइनर बुक ले लेना एक, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं तो इससे भी कवर हो सकते हैं। ये किसकी लेना, किरण प्रकाशन की। किरण प्रकाशन या किरण एक्सपर्ट करके इसकी बुक आती है। तो ये इन दोनों को ही नहीं लेना है, इन दोनों में से कोई एक ले लेना, क्योंकि ज़्यादा बुक लाइब्रेरी तुम लोग को नहीं बनानी है। तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ पर ध्यान रखना है, सी और एफ। सी का मतलब तुम्हें कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए और उसके बाद तुम्हारे सारे फैक्ट याद होने चाहिए। दोनों में से एक भी मिस होगा तो पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारा कंसेप्ट तो अच्छा है लेकिन फैक्ट ही नहीं याद है, तुम्हें पूरा मुगल जो इतिहास है वो पता है लेकिन यही नहीं पता है कि अकबर के जो अभियान है वो कब कब हुए, तो पढ़ना बेकार है। या तुम्हें ये तो पता है कि अकबर के अभियान सिर्फ रटे हुए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया तो क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो तब भी रह जाएगा क्वेश्चन। तो दोनों ही चीज़ बराबर यानी बैलेंस कंडीशन में तुम्हें याद होनी चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है इस चैनल पर जुड़े रहना, अच्छे से सामान्य ज्ञान पूरा करा दिया जाएगा जितना भी यूपी कांस्टेबल में आने के चांसेस होते हैं। दूसरा आता है सामान्य हिंदी का, इसकी भी एक आती ल्यूसेंट की, ल्यूसेंट सामान्य हिंदी बाई संजीव कुमार, एक ये बुक बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद आती है यूपी पुलिस की एक्स्ट्रा आती है एक, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ये आती विद्या प्रकाशन की। विद्या प्रकाशन होगा या लिखा होगा विद्या एडिटोरियल की, है ना, इसको परचेज कर सकते हो। ये दोनों बुक अपने आप में बहुत ही बेस्ट हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगाओगे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर होंगे, ये जरूर लगाना है तुम्हें। उसके बाद रहता है तुम्हारा मैथ और रीजनिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की घबराहट होती है, क्योंकि वो मैथ अक्सर क्या होते हैं बहुत ही पहले छोड़ चुके होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में तुम्हें एक फोल्डर मिलेगा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें मुश्किल से 11 से 12 अभी तक वीडियो पड़ी हैं। इसमें क्या है, हमने बिल्कुल बेसिक से मैथ को पढ़ाने की कोशिश की है, वो मैथ जो सरकारी बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। यानी अगर आप बिल्कुल नल हो, नल का मतलब मान लो -3 + 2 तुम्हें ये भी नहीं आता है, वो भी इसमें हमने बताया है, वो बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही डिटेल में। तो अगर मैथ में बिल्कुल ही बेकार हो तो इस प्लेलिस्ट को मिस मत करना, इस फोल्डर को मिस मत करना, इसको जाके देखना, हो सके तो हैंड नोट्स भी बना लेना, क्योंकि जितने बार वीडियो देखोगे, जितने बार भी कंसेप्ट क्लियर करोगे, मैथ उतनी ही अच्छी समझ में आएगी। ये नहीं कहने का मतलब कि इसको देख लोगे इसकी नीड नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है कि मतलब समझ लो कि अगर ये आपकी मैथ है तो जो पिलर्स हैं वो आपकी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि जब पिलर आपके मजबूत होंगे तभी जाके मैथ का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर पाओगे। यही चीज़ अप्लाई होती है रीजनिंग में।
ठीक, तो मिस मत करना, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो रही मैथ की और रीजनिंग की बात। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? एक ही बुक आती है, सबको पता होगा। सबसे बेस्ट कौन सी होती है? RS अग्रवाल, इनकी बुक परचेस कर सकते हो। दूसरी बात, RS अग्रवाल में क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसमें क्या करना, यहाँ पर साइड पे देखना, जैसे SSC के क्वेश्चन हो गए, ठीक, और तुम्हारे रेलवे के क्वेश्चन हो गए, इन सब क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो सारे क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं। अब क्वेश्चन है तुम्हारे 200 से 300, तो कितने लगा लोगे? वहाँ पे ध्यान रखना, जो बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन है उनको टच नहीं करना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही लेंदी होते हैं और कम टाइम में लगाने होते हैं, और उनका यूपी कांस्टेबल से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखना। बहुत सारी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं इसको और बच्चे नादान होकर पढ़ भी रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना। तुम्हें सिर्फ उतना पढ़ना है जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है। कांस्टेबल बन जाना, फिर पढ़ना, ज़िंदगी बची है पढ़ने के लिए। लेकिन अभी क्या टारगेट है, तुम्हें यूपी कांस्टेबल का पेपर क्रैक करना है। ये रही पूरी चीज़ें कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब थोड़ा जनरल चीज़ इसमें ये देख लेते हैं। अच्छा, जिसको सिलेबस देखना है, सिलेबस का PDF भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक, समान ज्ञान का कितना है, समान हिंदी में क्या क्या आना है, और मैथ में कितना आना है, रीजनिंग में क्या आना है, सिर्फ उतना ही तुम्हें पढ़ना है। समान ज्ञान तो छोड़ ही दो, क्योंकि उतना तो कवर हम ही करा देंगे, बाकी जो है वो तुम बुक से पढ़ सकते हो। अब इसकी कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे फ़ी कितने होने वाली है। फिर से बताया, देखो अभी तो फीस जमा हुई थी 400 रुपये। अब जैसे जून में हो सकता है या जुलाई में हो सकता है या अगस्त तक अगर पेपर भी होता है तो कितनी फ़ीस होगी, देखो फिर से कह रहे हैं, यहाँ पर नहीं कहा जा सकता जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, पेपर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे अभी पोस्ट कितनी थी, पूरी 60,000 लगभग थी, यानी 60,244 पूरी पोस्ट निकली थी, अच्छी खासी पोस्ट थी। अब आगे पोस्ट कम होंगी या बढ़ेंगी ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट या आयोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा उस पर ही हम लोग को रिलाई करना होगा। और ये कौन कौन दे सकते हैं, तुम लोग को सबको पता होगा, 10+2 जितने भी पास होते हैं कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वो इस पेपर को दे सकते हैं। अब ये 60,000 जो 244 पोस्ट थी, वो जनरल की कितनी थी, जनरल के लिए थी 24,102, इतनी सारी पोस्ट थी। उसके बाद OBC के लिए कितनी थी, 16,264, अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर भी है। और फिर रहा EWS के लिए आपकी थी 6,024। फिर SC के लिए 12,650 पोस्ट थी आपकी, और ST के लिए थी 1,204। तो ये थी पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज के लिए, और टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा 60,244, इतनी आपकी पोस्ट निकाली गई थी। तो उम्मीद है आपको इसके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आप मान के चलते हो कि आपको क्रैक करना है तो आपके पास 3 महीने हैं, और 3 महीने किसी भी एग्जाम को जो ग्रुप C या ग्रुप D का होता है उसको क्रैक करने के लिए बहुत ही इनफ होते हैं। कितने इनफ होते हैं, देखो तुम्हें 4 से 6 घंटे पढ़ना ही होगा। ये उसके लिए बता रहे हैं जिसका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, और जिनका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया, या जनरल साइंस हो गई, मतलब फिजिक्स, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये अगर अच्छा खासा पोर्शन तैयार है, यानी रिवाइज है, बस तुम्हें रिवाइज करना है, तो 3 महीने तो आपके लिए बहुत है, वो तो आराम से क्रैक कर सकता है। ठीक, तो लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि देखो ये जो GS हो गया, जनरल साइंस जिसको बोल सकते हैं, देखो एक चीज़ देख लो, GK के अंदर होता है GS, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जिसको वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, और तुम्हारा हो जाएगा ज्योग्राफी हो गया, और तुम्हारा होगा इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और आर्ट एंड कल्चर। ये सब होता है GK के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर। फिर GS के अंदर तुम्हारा पोर्शन कितना होता है, GS के अंदर अगेन फिर से पोर्शन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये जो लेवल होता है क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक का होता है। वही मैथ का हाल होता है, वही रीजनिंग का हाल होता है, वो क्लास 8 से क्लास 10 तक ही पूछी जाती है। बट बच्चा क्या होता है, इंटर के बाद इन सबको अच्छे खासे से भूल चुका होता है, इसलिए उसको यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने में दिक्कत होती है। नहीं तो अगर इस चैनल में GS जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी उसको भी आगे देखा जाएगा। तो उम्मीद है आपको जितने भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होगी, और किसी पर रिलाई नहीं करना है, अपने आप तैयारी करनी है, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उस पर भरोसा करते हुए फीस है या पोस्ट है कितनी है उस हिसाब से फॉर्म भरना है या नहीं भरना है अपने आप देख लेना है। तो जुड़े रहना इस चैनल में ताकि GS की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो जाए।